गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपनी व्याकरण के जो लेसन है वो शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन से लेसन इसमें करने हैं जो आपके सिलेबस कार्ड में दिए हुए हैं। सबसे पहले लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 15 और लेसन नंबर 16। ये 5 जो लेसन हैं व्याकरण के ये हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पहला पाठ जो है वो आज शुरू करेंगे। पेज नंबर 7 पर आपका व्याकरण का पहला पाठ है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण तथा हिंदी भाषा। तो पहले हम ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है भाषा, कि हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है, जिसे आप लैंग्वेज भी बोलते हो। आगे आपकी पेज नंबर 7 पर जैसे ये कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, तो पहले इसके नीचे जो वाक्य लिखे हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। नेताजी ने भ्रष्टाचार पर अपने विचार व्यक्त किए। नानी ने एक कहानी पढ़कर सुनाई। गौरव ने निबंध लिखा। तो इस तरह से आपने इन तस्वीरों के नीचे जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़ा है। आगे, प्यारे बच्चों, आपने देखा उपयुक्त वाक्यों में नेताजी ने बोलकर, नानी ने पढ़कर व सुनाकर तथा गौरव ने निबंध लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया। तो जो ऊपर आपने वाक्य पढ़े हैं उसमें क्या बताया है कि जो नेताजी है वो अपने जो उनके मन में जो भी विचार है वो भ्रष्टाचार पर अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो उसे वो बोलकर बता रहे हैं। नानी ने एक कहानी पढ़कर सुनाई बच्चों को, तो वो नानी जो है वो पढ़कर कहानी बच्चों को सुना रही हैं। और गौरव ने अपने जो उसके मन में जो भी विचार हैं उसे लिखकर बताया है। बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। कि हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उसे हम बोलकर या दूसरे के विचार को सुनकर या लिखकर या पढ़कर अब हम दूसरे लोगों तक उसे पहुंचा सकते हैं तथा उनके विचार भी हम इसी तरह से जान सकते हैं। विचारों का ये आदान प्रदान भाषा कहलाता है। मतलब भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह सार्थक साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कि जब भी हमने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है उसके लिए हमें उसे पहले उसके जो वर्ण होते हैं, जो उसके अक्षर होते हैं उन्हें बोलना आना चाहिए, उसे लिखना आना चाहिए, तभी हम किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा आपको दी हुई है कि भाषा वह सार्थक साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आगे, भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है। आपको ये फिलिप्स में भी पूछा जा सकता है, खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है कि भाषा शब्द जो है वो किस धातु से बना है। तो आप लिखोगे भाष, जिसका अर्थ है बोलना। भाष जो धातु है इसका अर्थ होता है बोलना। बोलते समय कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हम अपने मुख से जो ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जो भी हमारे मुख से स्वर निकलते हैं, इन ध्वनियों से शब्द बनते हैं। जैसे हमने कोई भी स्वर बोला, क, ख या कुछ भी व्यंजन या स्वर जैसे छोटा अ या बड़ा अ, इस तरह से हमने जब भी हम अपने मुख से कोई भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो फिर उससे उन ध्वनियों से शब्द बनते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह से ही वाक्य बनते हैं। कि जब हमें पहले स्वर जो हैं उनके बारे में पता लगता है, फिर जब हम व्यंजन सीखते हैं तो व्यंजन को सीखने के बाद जब हम उसे बोलना सीखते हैं या जब हम उसे लिखना सीख जाते हैं उसके बाद हम उनके शब्द बनाते हैं। और फिर जब हमें शब्द बनाने आ जाते हैं तो उसके बाद हम उसके
वाक्य बनाते हैं कि कुछ शब्दों को इकट्ठा करके फिर हम सेंटेंस मतलब वाक्य बनाते हैं। सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने के आधार पर भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। अब हम आगे भाषा के रूप पढ़ेंगे कि भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है फिलअप्स में कि भाषा के डैश रूप है, तो आप लिखोगे 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाषा का मौखिक रूप क्या है। बोलकर तथा सुनकर जब हम अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। कि हमारे मन में जो भी विचार हैं, जो भी बात होती है, उसे हम दूसरे को बोलकर या दूसरा उसे सुनकर, तो इस तरह से हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं और दूसरा उसे सुनता है। सबसे पहले भाषा का मौखिक रूप ही अस्तित्व में आया कि इंसान ने सबसे पहले भाषा को बोलना ही सीखा। कोई भी अक्षर या कोई भी स्वर जैसे या व्यंजन वगैरह, उसे पहले उसने बोलना सीखा। मौखिक भाषा का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है कि ज़्यादातर हम भाषा को बोलकर ही अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं, इसलिए मौखिक भाषा का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। सेकंड है लिखित भाषा। की भाषा का दूसरा रूप कौन सा है? लिखित। जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है। कि जब हमारे मन में कोई भी बात है या कोई भी जो भी विचार हैं, उसे जब हम दूसरे को लिखकर बताते हैं और दूसरा इंसान उसे पढ़ता है, उसे समझता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा के विकास के हजारों वर्ष बाद अस्तित्व में आई। कि सबसे पहले इंसान ने मौखिक भाषा को सीखा, देन उसके बाद काफ़ी समय बाद उसे जब लिखना आया, तब लिखित भाषा जो है वो काफ़ी हजारों वर्ष बाद अस्तित्व में आई। भाषा का यह रूप मौखिक रूप की अपेक्षा असीमित है। हम पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि में जो कुछ छपा देखते हैं, कि जो किताबों में या न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो कुछ भी छपा होता है या जो कुछ भी उसमें लिखते हैं, वह सब भाषा का लिखित रूप होता है। जिन्हें हम किताबों में, न्यूज़पेपर्स में या कुछ और चीज़ों में पढ़ लिखा हुआ देखते हैं, तो उसे हम लिखित रूप ही भाषा का कहते हैं। भाषा का एक और रूप भी होता है सांकेतिक भाषा। जैसे हमारे मन में कोई बात है, तो हम उसे इशारा करके, कोई भी हमारे मन में जो बात है या विचार है, उसे हम इशारा करके दूसरों को समझाते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। मनुष्य संकेतों द्वारा भी अपने विचार प्रकट करता है। कई बार ऐसा होता है कि कई इंसान बोल नहीं पाते हैं, या आप कई बार देखते हो कि रेलवे स्टेशन पर जो गार्ड है, या आप देखते हो सड़क पर जो ट्रैफिक सिग्नल वाला होता है, वो इशारा करके अपनी बात को सभी को समझाता है। परंतु संकेतों द्वारा सभी विचारों को व्यक्त करना कठिन है। लेकिन ये जो सांकेतिक भाषा है, इसके द्वारा ज़रूरी नहीं कि हर बात को बताया जाए, इसलिए अतः भाषा के इस रूप को व्याकरण में अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर सिर्फ मौखिक और लिखित भाषा को ही हिंदी व्याकरण में महत्व दिया गया है। सांकेतिक भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। आगे राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह होती है जिसमें सरकार अपने कार्य करती है। जो सरकार अपने कार्यों को करती है, उसे राजभाषा कहते हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपसे ये भी फिलअप्स में पूछा जा सकता है कि संविधान में हिंदी को डैश का दर्जा दिया गया है, तो आप बोलोगे राजभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर
1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है फिलअप्स में कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब उसे मान्यता प्रदान की गई, तो आप ये जो 14 सितंबर 1949 ये लिखोगे। इसे भी फिलअप्स में इस तरह से पूछा जा सकता है। इसलिए प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस को किस रूप में मनाया जा सकता है, तो आप कहोगे 14 सितंबर को। जब कोई भाषा विश्व के अनेकों राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। कि जब कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में बोली जाती है, अनेक देशों में बोली जाती है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी को भारतीय संघ की सह राजभाषा तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। कि जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर विदेशों में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आगे राष्ट्रभाषा क्या है? जिस भाषा को देश के अधिकांश लोग बोलते हैं। कि ऐसी भाषा जिसे किसी देश के ज़्यादातर लोग उसे बोलते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि हिंदी को भारत की कौन सी भाषा कहा जाता है, तो आप कहोगे राष्ट्रभाषा। इस तरह से भी ये फिलअप्स में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 8 जो है यहाँ तक पार्ट 1 को हमने किया है। आप इसे अच्छी तरह से पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 को अच्छी तरह से पढ़ना। आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।